नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं महान समाज सुधारक, अहिंसा के पुजारी, देश में क्रांति के जनक, हर दिल अजीज सॉरी मिस्टेक हो गया, अतीक भाई तो कब के निपट लिए। ये दुख काहे को खत्म नहीं होता बे? साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? अभी क्या ही समय हुआ था महान अतीक भाई अहमद को गुजरे हुए। दुख की घड़ियां अभी समाप्ति कहाँ हुई थी। अभी तो आंखों से आंसू ही कहाँ सूखे थे कि एक और हारमोनियम वादक, महान समाज सुधारक, देश को नई सोच देने वाले, देश की अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले, समाज को नया विजन देने वाले मुख्तार अंसारी ब्रो इस दुनिया में नहीं रहे। अंसारी जी की मौत के साथ ही देश ने एक ऐसा कोहिनूर हीरा खो दिया है, देश ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है, देश ने एक ऐसे मसीहा को खो दिया है, देश ने एक ऐसे समाज सेवी को खो दिया है जिसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता। मुख्तार अंसारी जी की मौत से देश की राजनीति, कृषि, खेलकूद, वाणिज्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, आंगनवाड़ी, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, लौकी, आलू, टमाटर को ऐसा नुकसान हुआ है कि इसकी पूर्ति आने वाले 5000 सालों में तो नामुमकिन है। मगर ये देखकर दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। ऐसी अजीमो शान शहंशाह, अजीम शख्सियत की मौत पर रुदन करने के बजाय, अपना सर मुंडन करवाने के बजाय लोग आदरणीय, परम पूज्य, हर दिल अजीज अंसारी जी के लिए डॉन, गुंडा, माफिया जैसे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर मन मंदिर में हलचल हो जाती है। जिस इंसान ने देश की तरक्की के लिए दूसरों का इतना खून बहाया, अपना खून बहाया, फिर भी कुछ लोग इस अजीम शख्सियत की मौत पर फटाके फोड़ रहे हैं। मैं ये सब नहीं देख सकता। अब मेरे से ये सब देखा नहीं जाएगा। मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि उनके जैसा नेक दिल, अहिंसा का पुजारी, दूध का धुला, केरोसिन से नहाया दूसरा आदमी आसपास के किसी ग्रह पर आपको नहीं मिलेगा। आपको इस अहिंसा के पुजारी की कहानी बताता हूँ। मान तबला वादक, हारमोनियम वादक, मंजीरा वादक मुश्ताक अंसारी जी के गौरवशाली कैरियर के बारे में दोस्तों, आदरणीय परम पूजनीय मुख्तार भाई बाल्यावस्था से ही सोच लिया था कि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ तूफानी करना है, कुछ अलग करना है। मुख्तार ब्रो ने जब से होश संभाला तब से उन्हें पता चला कि उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी जो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके मरहूम नाना जी मोहम्मद उस्मान जी ब्रिगेडियर थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्तार अंसारी के दादा गांधी जी के साथ थे। वहीं से मुख्तार भाई ने गांधी जी का डंडा लिया लोगों को डंडा करने के लिए और गांधी जी के अहिंसा को अपने जीवन में उतार लिया। लेकिन यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। वे गांधी जी से अहिंसा लेते टाइम एक कहीं पीछे रह गया और साथ में सिर्फ हिंसा आया और मुख्तार भाई के हाथ में सिर्फ हिंसा लगा, जिसका मुख्तार भाई ने अपनी जिंदगी में भरपूर उपयोग किया। इसके साथ ही मुख्तार ब्रो ने बाल्यावस्था में फैसला कर लिया था कि उसे अपने फैमिली बिजनेस में जाना ही नहीं है और मुख्तार भाई ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया। एक अच्छा आदर्श गुंडा बनना है। हालांकि वो चाहते हैं तो बाकी बच्चों की तरह अपने बाप दादाओं का जमा जमाया इज्जत का कारोबार संभाल सकते थे, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया मुख्तार ब्रो को बचपन से कीड़ा था, इसलिए मुख्तार भाई ने संघर्ष का कठिन रास्ता चुना। युवा अवस्था में मुख्तार ब्रो की मुलाकात साधु सिंह नामक कुटिल युवा से हुई थी जो उस वक्त गुंडई का स्टार्टअप चला रहा था। इस संगम के बाद मुख्तार भाई ने 50% इक्विटी लेकर को फाउंडर के रूप में ज्वाइन कर लिया। 5-10 छोटे मोटे अपराधों के बाद मुख्तार भाई को समझ में आया कि आइला यही तो मेरे को करना था, अपन का यही तो सपना था। और जब एक बार मुख्तार भाई को आत्म चेतना हुई और समझ आया ये मेरा पैशन है, तो उन्होंने उसके बाद मुख्तार भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 के दशक तक पूर्वांचल में साहिब सिंह गैंग का काफी दबदबा था। वो लोग शराब से लेकर बाकी सरकारी ठेके हथियार लेते थे। इधर मुख्तार भाई बेरोजगार युवा थे। मुख्तार भाई को लगा कि इन सब ठेकों में युवा लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही हक पाने के लिए मुख्तार भाई ने बोला साडा हक एथे रख और बाकी के साथ लोगों के साथ गैंग बना लिया। मुख्तार भाई बहुत मेहनती थे, बहुत संघर्षशील जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने बाकी युवाओं की तरह ताश खेल करके या दूरदर्शन पर चित्रहार देख करके टाइम पास करने के बजाय हत्या, लूट और अपहरण जैसे मेहनत कस काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगे। समाज में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर मुख्तार भाई अक्सर भावुक हो जाया करते थे। उन्हें लगता था कि लूट और गुंडई पर देश के हर युवा का बराबर का हक होना चाहिए। इसलिए 90 के दशक में वे अलग अलग इलाकों में हफ्ता वसूली की फ्रेंचाइजी बांटने लगे। मतलब जिस वक्त
महिंद्रा देश के अलग अलग शहरों में अपनी फ्रेंचाइजी खोल रहा था, उसी वक्त माननीय मुख्तार भाई हफ्ता वसूली की फ्रेंचाइजी शुरू करके युवाओं को रोजगार बांट रहे थे। मगर जैसा कि दस्तूर है, भले आदमी को दुनिया जीने नहीं देती, उसे कमाकर खाने नहीं देती। ये समाज हमेशा एक आगे बढ़ते हुए युवा को आगे नहीं बढ़ने देती। 1991 में चंदौली पुलिस ने मासूम और सज्जन इंसान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मासूम मुख्तार भाई को मजबूरी में बहुत ही भारी मन से दोनों पुलिस वालों को स्वर्ग भेजना पड़ा। 1995 में आते आते मुख्तार भाई की प्रतिभा रंग दिखाने लगी और मोस्ट वांटेड मैन ऑफ द ईयर का खिताब हासिल कर लिया। ये वक्त था जब यूपी के राजनेता उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे थे। उसके बाद महान बालक मुख्तार भाई को एक बार फिर आत्म चेतना हुई कि कब तक दूसरों के यानी नेताओं के सपने पूरे करोगे, कब तक अपनी योग्यता को और अपने टैलेंट को दूसरों के लिए व्यर्थ बर्बाद करोगे। इतनी प्रतिभा ऐसे ही व्यर्थ जा रही थी। अब मुख्तार भाई को समझ में आ चुका था कि कब तक नेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर कार्य करेगा। इसी वक्त मुख्तार भाई ने डिसाइड किया कि अब अपन भी नेता बनेगा और अब नेता बनकर के सारा माल बटोरूंगा। इसके बाद आदरणीय मुख्तार भाई का जीवन करवट लेने लगता है। मुख्तार भाई जिन्होंने 90 के दशक में लूट और अपहरण की छोटी दुनिया में जो खुश थे, कुछ साल पहले शुरू हुआ उनका गुंडई का स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न बन चुका था। मगर इसी वक्त पुलिस वालों ने इस देव मानुष का जीना हराम कर दिया और हारकर अंततः इस भले मानुष को राजनीतिक दलदल में कूदना पड़ा। 1996 में पहली बार इस युवा नौजवान की मेहनत रंग लाई और वे मऊ से बीएसपी के टिकट पर विधायक बन गए। इसके बाद 2002 से लेकर 2017 तक हमारे हारमोनियम वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक, मंजीरा वादक मऊ से 4 बार विधायक चुने गए। मगर इसी बीच 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने माननीय मुख्तार भाई का मूड बिल्कुल ऑफ कर दिया। 2002 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने 1985 से मुख्तार के भाई के पास रही सीट मोहम्मदाबाद से उनको हरा दिया। हर गैरतमंद अपराधी की तरह ये बात मुख्तार भाई को भी बहुत बुरी लगी। तो क्या हुआ, देश में लोकतंत्र है, तो क्या हुआ, कोई भी यहाँ चुनाव जीत सकता है। मगर कोई इज्जतदार गुंडा ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी खानदानी सीट को कोई उसी के भाई को हरा दे। मुख्तार भाई ने सोचा आज कोई उसके भाई को हरा रहा है, कल ऐसे ही कोई उसको भी हरा देगा। ये सोचकर मुख्तार भाई के अंदर बैठे जज ने कहा कृष्णानंद को सजा दो, मुख्तार अंसारी कृष्णानंद को सजा दो। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या की पूरी प्लानिंग बना ली। इसके बाद पूरी प्लानिंग की गई कृष्णानंद की हत्या की। मगर यहाँ एक पेच फंस गया। कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे क्योंकि उन्हें पता था उनके कितने मित्र हैं। अब मुख्तार भाई टेंशन में थे कि करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। और इसी बीच मुख्तार भाई ने सेना से एक LMG लाइट मशीन गन का जुगाड़ किया जो उस बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेज सकती थी। आखिरकार वे घड़ी आ ही गई। 2005 में जब कृष्णानंद जी अपने साथियों के साथ एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने ऐसी जगह घेर लिया जहां से वापस मुड़ना मुश्किल था। उनकी गाड़ी पर 500 राउंड गोलियां चलाई गई। हमले में कृष्णानंद राय सहित उनके साथ 6 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्तार भाई ने कृष्णानंद राय की चोटी काटी, उसकी चोटी हाथ में लेकर उसकी मौत का मजाक उड़ाया। उसके बाद इस मामले की जांच यूपी पुलिस से लेकर के CBI को सौंप दी। मगर मुख्तार भाई की मासूम सूरत, नरम स्वभाव और अपने बीबी बच्चों की सूरत याद करके एक एक करके सभी गवाह मुकर गए। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है, मुख्तार अंसारी के गौरवशाली कैरियर में जहां उनका खुद की बहादुरी का तो योगदान था ही, साथ ही समाजवादी पार्टी से लेकर के BSP तक के क्रेडिट को कम नहीं करके देखा जा सकता। जिस वक्त मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या का प्लान कर रहा था, उसी वक्त यूपी पुलिस के DSP शैलेंद्र सिंह को खबर मिली इस मर्डर के लिए मुख्तार अंसारी भारतीय सेना की अत्याधुनिक कार्बाइन चुरा कर लाया है। इसके बाद शैलेंद्र सिंह ने छापा मारकर कार्बाइन को बरामद कर लिया। मगर जैसे ही ये बात यूपी के तत्कालीन CM मुलायम सिंह यादव को पता चली कि मासूम क्यूट से मुख्तार भाई को पुलिस परेशान कर रही है, तो उन्होंने शैलेंद्र सिंह को बहुत डांट लगाई। इतना ही नहीं, शैलेंद्र सिंह से FIR वापस लेने को बोला और बाद में DSP शैलेंद्र सिंह को इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसी बीच कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसका ही नहीं
बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। अगर मुख्तार भाई भी अपराध के सुनहरे रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे तो न जाने कितने फरिश्तों का हाथ था जो उनको मुश्किल समय से निकाल लेते थे। इसलिए मुख्तार भाई को कोई दूसरा पुलिस वाला परेशान ना करे, इसलिए उन्होंने डीएसपी शैलेंद्र सिंह को 1 साल जेल में टिकाकर एक मिसाल पेश की कि अगर किसी ने मासूम मुख्तार की तरफ देखा तो उसका हश्र भी शैलेंद्र सिंह जैसा कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का वही सुनहरा दौर था जिसे बहुत सारे लोग मिस करते हैं, और आज योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों ने यूपी से वह सुनहरा दौर छीन लिया है। मुख्तार अंसारी के गौरवशाली कैरियर में हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान को छोटी छोटी सफलता मिल जाने पर रुक नहीं जाना चाहिए। मुख्तार भाई के कैरियर की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, वे 1-2 हत्या करके या 1-2 दुश्मन को मारने पर रुके नहीं, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए और हिमालय पर नहीं चले गए। मासूम मुख्तार भाई के ऊपर कैरियर के शुरुआती दिनों में चंदौली में उन पर 2 पुलिस वालों को मारने का आरोप लगा, मगर इससे वे घबराए नहीं, बल्कि उसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी से लेकर लोकल सत्यानंद राय की हत्या में भी उनका नाम आया। पर मुख्तार भाई कभी फूल कर फटाका नहीं हो गए। ऐसा नहीं है कि एक बार पुलिस वालों की हत्या में नाम आया और खुश हो गए, उसके बाद वाकायदा 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में भी उनका नाम आया। मुख्तार भाई अपने आप को लगातार निखार रहे थे, इंप्रूव कर रहे थे। इसके बाद 1997 में पूर्वांचल के कोयला व्यापारी रूंगटा की किडनैपिंग का क्रेडिट पुलिस और लोगों ने उनको दिया, मगर यहाँ भी मुख्तार भाई का बड़प्पन देखो, नेकी कर दरिया में डाल वाला सिस्टम था। उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि पर भी कभी भी सामने आकर के डींगे नहीं हाँकी, और 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो बवाल मचा, अगर कोई दूसरा होता तो कब तक अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता। लेकिन यहाँ भी मुख्तार भाई का कमिटमेंट देखो। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में एक गवाह शशिकांत राय की भी रहस्यमय हालत में मौत हो गई। अगस्त 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह के मर्डर में भी मुख्तार भाई का नाम आया, और बाद में इस मामले में एक गवाह राम सिंह मौर्य की हत्या हो गई। अब आप पूछोगे, आर्ग्यू करोगे कि उनसे जुड़े मामलों में गवाह की मौत क्यों हो जाती थी। अरे भाई, मैं पूछता हूं कि अगर 2 लोगों का कोई मैटर चल रहा होता है तो तीसरे आदमी को, मतलब गवाह को, अपनी प्राइवेसी में दखल देने की कहां जरूरत है? बिना वजह फट्टी में टांग अड़ाने की कहां जरूरत है? क्यों आधी रोटी में दाल लेना? क्यों किसी के प्राइवेट मैटर में पंचायती करनी? ऐसा करोगे तो सजा तो मिलेगी ना, ये अलग बात है। मुख्तार भाई का सजा देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, मुख्तार भाई का कैरियर एकदम मस्त चकाचक चल रहा था, मगर फिर अचानक से वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, और 2017 में यूपी में चुनाव हुए और योगी बाबा मुख्यमंत्री बन गए। वही योगी जिनके काफिले पर मुख्तार ने हमला करवाया, जिसमें योगी आदित्यनाथ की जान जा सकती थी। उस वक्त बीजेपी यूपी में 3रे और 4थे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, ना तो केंद्र में और ना ही यूपी में उनका कोई नंबर था, और कहीं किसी को नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ आगे चलकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वक्त का पहिया घुमा, 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और योगी मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही ऐलान कर दिया कि यूपी में जितने भी माफिया है, या तो वो स्टेट छोड़ दे या फिर अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाए। इस बात से घबराकर मुख्तार अंसारी ने एक छोटे से मामले में गिरफ्तारी करवाई और पंजाब जेल में बंद हो गए। मगर हमारे योगी बाबा को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि अपने राज्य का टैलेंट दूसरे राज्य में बर्बाद हो रहा है, उसे अपने राज्य में आकर के अब उस टैलेंट का राज्य के उत्थान में लगाना चाहिए। और योगी बाबा ने गाजे बाजे के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की जेल में मुख्तार भाई को लाया गया। अंसारी और उसकी गैंग के छिन्न में लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई और उनकी अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर तोड़ा गया। मुख्तार के खिलाफ 60 मामलों में से 15 में फैसला आ गया। कल तक दहशत का दूसरा नाम मुख्तार कहा जाने वाले मुख्तार अंसारी एक बेबस, डरावा, बूढ़ा इंसान बन के रह गया। पिछले 6 महीनों से मुख्तार और उसके परिजन लगातार इल्जाम लगा रहे थे कि अंसारी की मौत हो सकती है, उसे जहर दिया जा रहा है। मंगलवार को खबर आई कि तबीयत खराब होने के बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती करवाया गया है और अंततः 28 मार्च की शाम को पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हो गई। उसके चाहने वालों के हिसाब से वो एक नेक दिल, सज्जन, विद्वान, अहिंसा का पुजारी, शराफत का जीता जागता उदाहरण कहे जाने वाला शख्स अब नहीं रहा। जो लोग उनकी इस प्रतिभा से जलते थे वे उनकी मौत पर खुश तो ना सही पर दुखी भी नहीं हुए, और बाकी जिन लोगों ने उसके जुल्म सहे उसकी मौत पर वे अपनी भावनाएं नहीं छिपा पा रहे। अंसारी का जीवन परिचय जानने के बाद क्या आपको कोई शक रह गया है कि उन जैसी महान हस्ती विरले ही धरती पर पैदा होती है? ऐसे युग पुरुष कभी कभी आते हैं धरती पर। बाकी आप लोगों की क्या सोचना है, क्या राय है, वो बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।